नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जूलॉजी की हमारी 3 क्लासेस चल चुकी हैं। इसमें हम प्रीवियस क्लास में अमीबा पैरामीशियम के बारे में डिस्कस किए थे और ये हमारी जूलॉजी की आज 4th क्लास है। इसमें हम टैपवर्म एस्केरिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टैपवर्म का यानी फीताकृमि इसको बीफ वर्म पॉकवर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। तो इसका किंगडम यानी कि जगत एनिमेलिया होता है। ये एनिमेलिया जगत या किंगडम में आता है। और इसका जो फाइलम होता है संघ, ये प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ में आता है, जिसमें लगभग 10,000 प्रजातियाँ खोजी गई हैं। अब तक 10,000 प्रजातियाँ खोजी गई हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ में। इसका क्लास क्या है, जिसे वर्ग कहते हैं, ये सिस्टोडा वर्ग में आता है। टैपवर्म सिस्टोडा वर्ग में आता है। ऑर्डर नेक्स्ट है ऑर्डर, जिसे गण कहते हैं हिंदी में, ये साइक्लोफाइलिडिया गण में आता है। ये साइक्लोफाइलिडिया गण में आता है। इसका जीनस क्या है, टीनिया इसका जीनस होता है। जीनस क्या होता है इसका, टीनिया होता है। और स्पीसीज सोलियम होती है। और जो इसकी फैमिली होती है टेनिडी फैमिली में आता है। ये टेनिडी फैमिली में आता है, टेनिडी फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो टीनिया है इसका जंतु वैज्ञानिक नेम क्या होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नेम टीनिया सोलियम होता है। जंतु वैज्ञानिक नेम टीनिया सोलियम होता है। टीनिया सोलियम होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। फीताकृमि का जंतु वैज्ञानिक नेम क्या है, तो टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीनिया जंतु है तो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल अंतःपरजीवी प्रोटैंडरी जंतु है। जो टीनिया जंतु है, क्वेश्चन आएगा टीनिया जंतु है या किस प्रकार का जंतु है, तो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल अंतःपरजीवी और प्रोटैंडरी प्रकार का जंतु है। नेक्स्ट, टीनिया का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है, तो टीनिया का शरीर होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है। टीनिया का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, 3 पार्ट्स में विभाजित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीनिया इस तरह का दिखता है। ये स्ट्रक्चर इसका इस टाइप का होता है, जिसमें जो इसका मुख होता है, इसमें हुक पाए जाते हैं दोनों तरफ। एक एक जोड़ी हुक पाए जाते हैं, 4 हुक पाए जाते हैं इसमें। ये दिख रहा है आपको। और इसमें जो शंकुआकार की संरचना पाई जाती है, जिसे रोस्टेलम कहते हैं। रोस्टेलम कहते हैं शंकुआकार की संरचना को रोस्टेलम कहते हैं इसमें। और जो हेड है, ये इसका हेड है, इसको स्कोलेक्स कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये नेक है, गर्दन। और नेक्स्ट है हमारा, मेल में 200 खंड होते हैं। जो टीनिया होता है इसमें, जो मेल होता है इसमें 200 खंड होते हैं। और जो खंडों के बीच में जो स्पेस होता है उसे प्रोग्लेटेड कहते हैं, प्रोग्लेटेड कहते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये इसे देहखंड या स्ट्रोबिला कहते हैं, देहखंड या स्ट्रोबिला कहते हैं। ये 800 से 1000 खंड में विभाजित होता है। ये स्ट्रोबिला या देहखंड जो फीताकृमि में 800 से 1000 खंडों में विभाजित होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फीमेल खंड कितना पाया जाता है, 150 से 150 फीमेल खंड पाया जाता है। 100 से 150 फीमेल खंड पाया जाता है। 100 से 150 फीमेल खंड पाया जाता है। और मेल में 200 खंड होते हैं। ठीक है। और जो नीचे का जो हिस्सा बचा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों खंड पाए जाते हैं। जो नीचे का हिस्सा पाया जाता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों खंड पाए जाते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर बना लेंगे तो इस स्ट्रक्चर से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वैसे आपको रटना होगा और इससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी पर बना लीजिए इसी प्रकार का, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और स्ट्रक्चर से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ऐसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर में टीनिया के सिर पर शंकु के आकार की संरचना पाई जाती है। ये
रोस्टेलम कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था जो टिनिया होता है उसके शरीर पर शंक्वाकार संरचना पाई जाती है, उसे रोस्टेलम कहा जाता है। हुक की संख्या होती है तो 4 होती है। कितने हुक पाए जाते हैं? 4 हुक पाए जाते हैं। जो टीनिया होता है उसमें 4 हुक पाए जाते हैं उसके हेड पर। टीनिया का देहखंड कितने खंडों में विभाजित होता है? तो 800 से 1000 खंडों में या अनंत खंडों में विभाजित होता है। देहखंड इसे स्ट्रोबिला भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्ट्रोबिला कहते हैं। जो टीनिया होता है इसका देहखंड या स्ट्रोबिला कितने खंडों में विभाजित होता है? तो 800 से 1000 खंडों में विभाजित होता है। नेक्स्ट है हमारा, नोट करके लिखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टीनिया के प्रारंभ के केवल 200 खंडों में, टीनिया के प्रारंभ के केवल 200 खंडों में नरजन्नांग तथा 200 के बाद 100 से 150 खंडों में मादा जननांग विकसित होते हैं। जो टीनिया होता है उसके प्रारंभ के केवल 200 खंडों में नर जननांग पाए जाते हैं और जो 200 के बाद के 100 से 150 खंड होते हैं उसमें मादा जननांग होते हैं और उसके बाद के बचे हुए खंडों में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली समझने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद के जो बचे हुए खंड हैं उसमें नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, टीनिया के प्रत्येक खंड में वृषण की संख्या होती है। जो टीनिया होता है इसके प्रत्येक खंड में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो 200 वृषण पाए जाते हैं। तो टीनिया होता है इसके प्रत्येक खंड में 200 वृषण पाए जाते हैं। 200 वृषण पाए जाते हैं। वृषण की संख्या कितनी होती है? 200। और टीनिया के प्रत्येक खंड में अंडाशय की संख्या पूछा जाएगा। टीनिया के प्रत्येक खंड में अंडाशय की संख्या तो 1 होती है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टीनिया के प्रत्येक खंड में अंडाशय पूछ रहा है, अंडाशय की संख्या पूछ रहा है तो 1 होती है, और टीनिया के प्रत्येक खंड में वृषण की संख्या पूछ रहा है तो 200 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो टीनिया होता है, टीनिया का वह प्रोगुलेटेड जिसमें गर्भाशय पाया जाता है। जो टीनिया का वह प्रोगुलेटेड जिसमें गर्भाशय पाया जाता है। प्रोगुलेटेड कहाँ पढ़ा था? अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। जो खंडों में स्पेस होता है उस स्पेस को ही प्रोगुलेटेड कहते हैं, जिसमें गर्भाशय पाया जाता है वो ग्रेविड कहलाता है। टीनिया का वह प्रोगुलेटेड जिसमें गर्भाशय पाया जाता है उसे ग्रेविड कहते हैं, जो टीनिया में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीनिया में क्या क्या नहीं पाया जाता है? टीनिया में यह अनुपस्थित होता है। तो श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और कंकाल तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ये इसमें अनुपस्थित होता है। टीनिया में विकसित होता है। अब टीनिया में क्या क्या पाया जाता है? अभी तो अनुपस्थित के बारे में पढ़े थे। अब टीनिया में क्या क्या पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और जनन तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र विकसित होता है। नोट करके लीजिए, टीनिया में जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है तथा तंत्रिका तंत्र सरल होता है। टीनिया में जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है तथा तंत्रिका तंत्र सरलतम होता है। तंत्रिका तंत्र सरलतम होता है। फिर से नोट करके लिखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचएल में। यूपी कैडेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जंतुओं से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संघ के जंतुओं से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है? तो कॉर्डेटा दे देगा, एनिलिडा दे देगा और प्लेटी हेलमिंथीज दे देगा। तो उसमें आप क्या लगा के आएंगे? प्लेटी हेलमिंथीज जो संघ है उस जंतुओं से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है। प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जंतुओं से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीनिया का शरीर होता है। फिर से नोट करके लिखिए, टीनिया का शरीर होता है तो चपटा तथा त्रिस्तरीय होता है। जो टीनिया होता है उसका शरीर चपटा तथा त्रिस्तरीय, ट्रिप्टोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय को ट्रिप्टोब्लास्टिक कहते हैं। जो टीनिया होता है उसका शरीर चपटा तथा त्रिस्तरीय, ट्रिप्टोब्लास्टिक की यहाँ पे स्पेलिंग लिख लीजिए, आपको दिखता नहीं होगा। TRIPTO
PTO ट्रिप्टो BLA ब्लास्टिक ट्रिप्टोब्लास्टिक। तो टीनिया में देह गुहा अनुपस्थित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया में जो देह गुहा होती है नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। टीनिया में क्या अनुपस्थित होती है? तो देह गुहा। टीनिया में देह गुहा अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया का प्रथम पोषक क्या है? टीनिया का प्रथम पोषक क्या है? तो मनुष्य है। टीनिया का प्रथम पोषक मनुष्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया का द्वितीय पोषक क्या है? तो सुअर है। इस दोनों क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पोषक सुअर है टीनिया का और द्वितीय पोषक सुअर है। ठीक है, प्रथम पोषक है वो मनुष्य है और द्वितीय पोषक क्या है? ये सुअर है, पिग कहते हैं इसे। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो टीनिया होता है, टीनिया का जीवन चक्र कितने पोषदों में पूरा होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीनिया का जो जीवन चक्र है कितने पोषदों में पूरा होता है? तो 2 पोषदों में, 2 पोषदों में पूरा होता है। टीनिया का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है। टीनिया होता है उसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीनिया में भोजन का पाचन होता है? तो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। जो टीनिया होता है इसमें भोजन का पाचन बाह्य कोशिकीय होता है। जो टीनिया होता है इसमें भोजन का पाचन कैसा होता है? बाह्य कोशिकीय। और नोट करके लिखिए आप लोग, जो टीनिया है मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीनिया किस में पाया जाता है? टीनिया मनुष्य के किस भाग में या पार्ट्स में पाया जाता है? तो उसमें छोटी आंत दिया होगा, बड़ी आंत दिया होगा, लीवर दे दिया होगा ऑप्शन में, फेफड़े दे दिया होगा। तो आप लोग क्या लगा के आएंगे? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। छोटी आंत में पाया जाता है, इसलिए ये पाचित भोजन का ही सेवन करता है। छोटी आंत में पाए जाने के कारण ये पाचित भोजन का ही सेवन करता है। ठीक है, और जो मनुष्य क्या है इसका प्राथमिक पोषक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द्वितीय पोषक क्या है? सुअर, पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीनिया में किस प्रकार का श्वसन पाया जाएगा? तो अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक श्वसन पाया जाता है। टीनिया में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक श्वसन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टीनिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो फ्लैम सेल के द्वारा होता है, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं, शिखा कोशिका के नाम से जाना जाता है। ज्वाला कोशिकाएं और शिखा कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। टीनिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? टीनिया में उत्सर्जन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो टीनिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फ्लैम सेल के द्वारा, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं और शिखा कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टीनिया होता है, टीनिया के लार्वा की प्रथम अवस्था क्या है? जो टीनिया है उसके लार्वा की प्रथम अवस्था क्या है? टीनिया के लार्वा की प्रथम अवस्था मारोला होती है। टीनिया के लार्वा की प्रथम अवस्था मारोला होती है, बिल्कुल रट लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीनिया के लार्वा की प्रथम अवस्था क्या होती है? तो मारोला होती है, मारोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नोट करते रहिए और टिक कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जितने भी हम आपको क्वेश्चन लेके आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आते हैं। हम आपको आला नहीं पढ़ाएंगे, हमको रामायण नहीं पढ़ानी है, हमको आपको सिलेक्शन दिलाना है। आपको क्या लेना है? आपको सिलेक्शन लेना है। तो रामायण नहीं पढ़नी है, उसके लिए वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इम्पोर्टेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि रामायण पे। ठीक है, और अभी तक आप लोगों हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते जाइए। आपका लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग लाइक कर दीजिए, सिर्फ बटन ही तो दबाना, उस पर टच ही तो करना है, तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, जिससे आप लाभ ले रहे हैं उसका भी थोड़ा फ़ायदा दिलाइए, है ना। हम आपको फ्री में क्रैश बैच चला रहे हैं यूपी कैडेट का, तो आपका लाइक करने में क्या जाता है। आपको पूरा मटेरियल सभी सब्जेक्ट का दिलवा रहे हैं फ्री में, और ये पैड में लिया हम लोगों ने, तो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके, है ना। तो अपने जितने भी दोस्त हैं, आप लोग इंटर में जहाँ भी पढ़ते होंगे,
स्कूल में अपने, तो वहाँ पर अपने दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और हमारे चैनल के बारे में भी बताइए उन लोगों को, ताकि उन लोगों को पता चले कि द नॉलेज प्लाजा चैनल चल रहा है, उस पर फ्री कोचिंग चल रही है यूपी कैडेट की, स्पेशली फॉर यूपी कैडेट, अदर ICR और BHU की। ठीक है, तो अब हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोस्फियर लार्वा किस पोषक का संक्रामक अवस्था है? तो द्वितीय पोषक का संक्रामक अवस्था है। जो ऑन्कोस्फियर लार्वा होता है, ये किस पोषक का संक्रामक अवस्था होता है? ये द्वितीय पोषक का संक्रामक अवस्था होता है। द्वितीय पोषक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। ऑन्कोस्फियर लार्वा किस पोषक का संक्रामक अवस्था है? ये द्वितीय पोषक का संक्रामक अवस्था है। और द्वितीय पोषक आपको अभी मैंने बताया था, वो क्या है? सुअर है, ना कि मनुष्य। सुअर है, द्वितीय पोषक क्या है? सुअर, पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेक्साकेंथा लार्वा किस पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है? ये भी द्वितीय पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है। जो हेक्साकेंथा लार्वा होता है, ये भी हेक्साकेंथा लार्वा होता है, ये भी द्वितीय पोषक के लिए एक संक्रामक अवस्था होता है। द्वितीय पोषक के लिए संक्रामक अवस्था होता है। द्वितीय पोषक क्या है? हमारा सुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लैडर वर्म किस पोषक ब्लैडर वर्म किस पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है? तो ये प्राथमिक पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है। ब्लैडर वर्म क्या होता है? ये प्राथमिक पोषक के लिए संक्रामक अवस्था होता है। प्राथमिक पोषक क्या है आपका? अभी हमने आपको बताया था, वन लाइनर क्वेश्चन में आपको बताया था। क्या बताया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए 10 सेकंड के अंदर। क्या बताया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मनुष्य बताया था। प्राथमिक पोषक क्या है? मनुष्य। ब्लैडर वर्म किस पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है? प्राथमिक पोषक यानी मनुष्य के लिए जो ब्लैडर वर्म लार्वा होता है फीता कृमि का, यह मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था यानी कि प्राथमिक पोषक के लिए संक्रामक अवस्था होता है। सिस्टी सर्कस जो लार्वा होता है किस पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है? सिस्टी सर्कस लार्वा किस पोषक के लिए संक्रामक अवस्था है? तो ये द्वितीय पोषक के लिए संक्रामक अवस्था होता है। सिस्टी सर्कस जो लार्वा होता है, ये द्वितीय पोषक के लिए संक्रामक अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो टीनिया होता है, इसमें मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। टीनिया में मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। टीनिया में मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो टीनिया में मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? टीनिया के गर्भाशय में पाई जाती हैं। टीनिया के गर्भाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया में मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो टीनिया में मेलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें मेलिस ग्रंथियों को कुछ कार्य भी होगा, तभी तो पाई जा रही हैं। तो मेलिस ग्रंथियों का क्या कार्य है टीनिया में? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, मेलिस ग्रंथियों का कार्य क्या है? तो गर्भाशय के रास्ते को चिकना करना। ये क्या करती हैं? गर्भाशय के रास्ते को चिकना करती हैं। जो टीनिया होता है, इनका फंक्शन होता है गर्भाशय के रास्ते को चिकना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया में हुक का कार्य है हाथ से चिपकना। अब जो टीनिया में हुक पाए जाते हैं, तो उनका भी कोई कार्य होगा, फंक्शन होगा, तभी तो पाए जाते हैं। तो इनका जो कार्य होता है हाथ से चिपकना होता है। जो टीनिया में हुक का कार्य होता है हाथ से चिपकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। टीनिया में हुक निर्मित होता है, ये काइटिन द्वारा निर्मित होता है। जो टीनिया होता है उसमें हुक पाए जाती हैं, उसका कार्य होता है हाथ से चिपकना, लेकिन वो बना किसका होता है? निर्मित किससे होता है? वो काइटिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीनिया में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो स्वनिषेचन पाया जाता है। टीनिया में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? स्वनिषेचन पाया जाता है। टीनिया में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? स्वनिषेचन पाया जाता है। तो आप लोगों का फीता कृमि जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आराम से बोल सकते हैं, जिससे कि मैं या कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दूँगा या आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँगा। तो आप लोग बिल्कुल हिचकिए मत, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम लोग आप उसका सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एस्केरिस। ये है एस्केरिस। तो एस्केरिस को किस किस नाम से जाना जाता है? पेट का केचुला या केचुला के नाम से, पेट का केचुआ, पेट का केचुआ या केचुला के नाम से जाना जाता है इसको।
और इसको गोल कृमि कहते हैं। हिंदी में एस्केरिस होता है उसको गोल कृमि कहते हैं। राउंड वर्म, राउंड वर्म। पहले हम एस्केरिस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो एस्केरिस का जो क्लासिफिकेशन है, पहले इसमें क्या है, किंगडम, किंगडम है एनिमेलिया, जिसे जगत कहते हैं। ये जगत क्या होता है इसका, एनिमेलिया जगत में ही आता है, कोलकृमि या एस्केरिस। नेक्स्ट है फाइलम या संघ, ये नेमेटोडा संघ में आता है। जो एस्केरिस होता है ये राउंड वर्म होता है, इसलिए इसको गोलकृमि कहते हैं। ये किस संघ में आता है, फाइलम में आता है, तो ये नेमेटोडा संघ में या फाइलम में आता है। नेमेटोडा संघ में आता है, जिसमें अब तक 12,000 प्रजातियां खोजी गई हैं। जो नेमेटोडा संघ है इसमें अब तक 12,000 प्रजातियां खोजी गई हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करके लिख लीजिए। जो नेमेटोडा संघ है उसमें अब तक 12,000 प्रजातियां खोजी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास, जिसे वर्ग कहते हैं। सॉरी, इसमें ऊपर नीचे हो गया है तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए। जो क्लास है इसका फेस मीडिया क्लास है, ये वाला इसका जो क्लास है फेस मीडिया है। और जो ऑर्डर जिसे गण कहते हैं, ये इसका ऊपर है एस्केरॉयडा, एस्केरॉयडिया, एस्केरॉयडिया क्या है, एस्केरॉयडिया इसका ऑर्डर जिसे गण कहते हैं। क्लास क्या है इसका, फेस मीडिया, फेस मीडिया इसका क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में, जीनस क्या है इसका, एस्केरिस इसका जीनस है। और स्पीसीज क्या है इसकी, लुम्ब्रिकोइड्स स्पीसीज में आता है। ये जो एस्केरिस होता है ये लुम्ब्रिकोइड्स स्पीसीज में आता है, लुम्ब्रिकोइड्स स्पीसीज में आता है। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नेम क्या हो जाएगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स हो जाएगा। अगर इसका कहेगा एस्केरिस का जंतु वैज्ञानिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आप लोग लिख के आएंगे। वहाँ पर लिख के नहीं आना, टिक करके आना, गोला भर के आना है। तो उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स टिक कर देना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो एस्केरिस जंतु है, एस्केरिस कैसा जंतु, एक लिंगी है, अंतःपरजीवी है। एक लिंगी अंतःपरजीवी, अखंडीय, कोमल तथा बेलनाकार होता है। ये अखंडीय, कोमल तथा बेलनाकार होता है। जो एस्केरिस होता है अखंडीय, अखंडीय और अखंडीय क्यों है, क्योंकि इसमें खंड नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अखंडीय। और अंतःपरजीवी होता है, कोमल होता है तथा बेलनाकार होता है। ये बेलनाकार बेलन के आकार का होता है, इसलिए बेलनाकार कहते हैं इसको। और ये एस्केरिस का एक लिंगी जंतु है, एस्केरिस का एक लिंगी जंतु है। ये सेक्सुअल एक लिंगी जंतु है, एक लिंगी जंतु है एस्केरिस। और पीताकृमि हमने बताया था वो दो लिंगी बाइसेक्सुअल होता है। एस्केरिस एक लिंगी होता है। नोट करके लिखिए, एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। इसके अलावा ये अन्य कशेरुकियों में भी पाया जाता है, इसके अलावा ये अन्य कशेरुकियों में भी पाया जाता है। और ये मनुष्य की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब हम जो नर एस्केरिस एंड मादा एस्केरिस होता है इसके हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अंतर क्या है इन दोनों में, नर तथा मादा एस्केरिस में अंतर। एक साइड आप लोग कॉपी में लिख लीजिए नर एस्केरिस और दूसरी साइड लिख लीजिए मादा एस्केरिस, दूसरी साइड लिख लीजिए मादा एस्केरिस। तो नर एस्केरिस का पहला पॉइंट क्या है, नर एस्केरिस का पहला पॉइंट है नर एस्केरिस अपेक्षाकृत छोटा होता है। नर एस्केरिस क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है और ये 15 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो नर एस्केरिस होता है अपेक्षाकृत छोटा है, 15 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 से 5 mm पतला होता है, 3 से 5 mm पतला होता है। नेक्स्ट दूसरी साइड में लिखिए मादा एस्केरिस में ये अपेक्षाकृत लंबी होती है, ये अपेक्षाकृत लंबी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और नर से मोटी होती है, 6 to 8 mm लंबी होती है, 6 to 8 mm होती है। ये मादा एस्केरिस होती है, नर की अपेक्षा में बड़ी होती है। लंबी कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर और नर से मोटी होती है 6 to 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, जो नर एस्केरिस होता है इसका पुच्छी भाग पर टेढ़ा होता है, ये पुच्छी भाग पर टेढ़ा होता है। जब आप लोग एस्केरिस को देखेंगे
तो पहचान कैसे करेंगे कि ये नर एस्केरिस है और मादा एस्केरिस है। तो नर एस्केरिस आप लोग पुच्छी भाग पर उसके देखेंगे तो वो पुच्छी भाग पर टेढ़ा होता है, पुच्छी भाग पर थोड़ा टेढ़ा होता है। और जो जो मादा एस्केरिस होता है, फीमेल एस्केरिस, ये सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है पुच्छी भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नर में क्लोएका या अवस्कर द्वार पाया जाता है। नर में क्लोएका या अवस्कर द्वार, क्लोएका को अवस्कर द्वार ही कहते हैं। नर में क्लोएका या अवस्कर द्वार पाया जाता है, लेकिन ये मादा में नहीं पाया जाता है। क्लोएका होता है, मादा में नहीं पाया जाता। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोएस्कर द्वार इसमें पाया जाता है, तो नर एस्केरिस में पाया जाता है अवस्कर द्वार या क्लोएका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर एस्केरिस में पीनियल सूख पाई जाती है। नर एस्केरिस में पीनियल सूख या पीनियल सीटी भी कहते हैं, पीनियल सूख या सीटी भी कहते हैं। पीनियल सूख या सीटी किस में पाई जाती हैं? नर एस्केरिस में पाई जाती हैं और मादा एस्केरिस में नहीं पाई जाती हैं, अनुपस्थित होती हैं। पीनियल सूख मादा एस्केरिस में अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस है, नर एस्केरिस में गुदांकुर पाया जाता है। नर एस्केरिस में गुदांकुर पाया जाता है, लेकिन मादा एस्केरिस में गुदांकुर नहीं पाया जाता। मादा एस्केरिस में गुदांकुर अनुपस्थित होता है। नोट करके लिखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करके आप लोग कॉपी पे तुरंत अभी लिख लीजिए और उसको टिक कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब किसी एक ही छिद्र द्वारा जनन उत्सर्जन दोनों क्रियाएं होती हैं तो वह छिद्र कहलाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आप राइट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। जब किसी एक ही छिद्र द्वारा जनन उत्सर्जन, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर। तो जनन उत्सर्जन दोनों क्रियाएं होती हैं तो वह छिद्र कहलाता है, क्लोएका या अवस्कर द्वार कहलाता है, क्लोएका या अवस्कर द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीनियल सूख या पीनियल सीटी नर एस्केरिस में एक जोड़ी पाई जाती हैं। अभी आपको बताया तो था, पीनियल सूख नर एस्केरिस में ही पाई जाती हैं, मादा में नहीं पाई जाती, लेकिन कितनी जोड़ी पाई जाती हैं ये नहीं बताया था। तो कितना पाए जाते हैं? 1 पेयर, एक जोड़ी पाई जाती हैं पीनियल सूख या पीनियल सीटी नर एस्केरिस में। पीनियल सूख बना होता है, ये पीनियल सीटी होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं? तो काइटिन की बनी होती हैं। जो पीनियल सीट होती हैं ये काइटिन की बनी होती है। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में फीता कृमि में भी बताया था काइटिन का बना होता है। तो वहाँ भी हुक, जो हुक होता है हेड पे, उसके जो आँत से चिपकना उसका कार्य होता है, हुक का आँत से चिपकना, तो उसमें भी वो भी काइटिन का बना होता है, वो भी काइटिन का बना होता है। इसमें पीनियल सूख काइटिन की बनी होती हैं। पीनियल सूख का कार्य है, अब जो पीनियल सूख पाई जा रही है नर एस्केरिस में, उसका कार्य भी है, फंक्शन भी है, पाई जा रही हैं। तो जो भी पार्ट पाया जाता है, कोई भी चीज़ हो जिसमें जितने भी पार्ट पाए जाते हैं तो उनका कोई कार्य भी होता है, तभी तो पाए जाते हैं, उनका कोई रोल होगा उसमें, तभी वो पाए जाते हैं। तो पीनियल सूख है, पीनियल सीटी, इसका मुख्य कार्य या रोल होता है मैथुन के समय मादा जनन छिद्र को खोलना। ये क्या करता है? मैथुन के समय मादा जनन छिद्र को खोलना होता है। इसका जो कार्य होता है मैथुन के समय मादा जनन छिद्र को खोलना होता है। ठीक है, तो पीनियल सूख का या सीटी का कार्य होता है मैथुन के समय मादा जनन छिद्र को ये खोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्केरिस का शरीर किसके द्वारा ढका होता है? एस्केरिस का जो शरीर हो ये क्यूटिकल या उपचर्म, हिंदी में उपचर्म कहते हैं। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, अधिकतर यही करते हैं, क्वेश्चन में हिंदी में लिख देते हैं और इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश साइड में क्यूटिकली लिखा होगा, हिंदी साइड में लिख देगा उपचर्म। तो आपको अगर हिंदी साइड में समझ नहीं आता तो आप वहाँ पर इंग्लिश साइड में भी लिख लेंगे, इससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं, हिंदी में कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी का नेम होता है जो कठिन होता है, तो हिंदी में कुछ लोग ज़्यादा याद नहीं करते हैं। जैसे क्यूटिकल हो गया, बहुत सरल है। अब उपचर्म, तो उपचर्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, तो क्यूटिकल ही ध्यान देते हैं। तो क्यूटिकल आप, जैसे उपचर्म आपको पता नहीं तो क्यूटिकल आप इंग्लिश में उस साइड में देख लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन लग रहा है तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन में देख लेंगे।
जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सॉरी। तो एस्केरिस का शरीर किसके द्वारा ढका होता है? क्यूटिकल या उपचर्म के द्वारा ढका होता है। इससे पाचक एंजाइम पाचित नहीं कर पाते। जो क्यूटिकल होता है इसे पाचक एंजाइम पाचित नहीं कर पाते, इसलिए ये क्यूटिकल के द्वारा ढका होता है एस्केरिस का शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्केरिस में किस प्रकार की देहगुआ पाई जाती है? तो एस्केरिस में असत्य देहगुआ पाई जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एस्केरिस में किस प्रकार की देहगुआ पाई जाती है? देहगुआ पाई जाती है, तो असत्य देहगुआ पाई जाती है। यूपी बोर्ड में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो एस्केरिस होता है उसमें किस प्रकार की देहगुआ पाई जाती है? असत्य देहगुआ पाई जाती है। और यूपी कैटेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार, तो आप लोग बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। सॉरी। एस्केरिस में असत्य देहगुआ पाई जाती है जिसे स्यूडोसीलोम कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा जाएगा एस्केरिस में असत्य देहगुआ पाई जाती है उससे क्या कहा जाता है? तो स्यूडोसीलोम कहा जाता है। एस्केरिस में असत्य देहगुआ पाई जाती है उसको स्यूडोसीलोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्केरिस में भोजन का पाचन होता है तो बाह्य कोशिकीय होता है। एस्केरिस में भोजन का पाचन होता है बाह्य कोशिकीय। अभी मैंने आपको फीताकृमि में टैबर में भी बताया था कि फीताकृमि या टीनिया में भोजन का पाचन होता है, तो उसमें भी भोजन का जो पाचन होता है बाह्य कोशिकीय होता है, और एस्केरिस में भी भोजन का पाचन बाह्य कोशिकीय होता है। और नोट करके लिखिए आप लोग, फिर से नोट करके लिखिए। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, इसलिए यह पोषण के रूप में पाचित भोजन का भी उपयोग करता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको फीताकृमि में बताया था। एस्केरिस और फीताकृमि दोनों मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो उसमें पाए जाते हैं, और ये पाचित भोजन का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें पाचित भोजन ही पाया जाता है, तो पाचित भोजन का ये उपयोग करते हैं एस्केरिस और फीताकृमि। एस्केरिस का शरीर होता है त्रिस्तरीय ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है। एस्केरिस का शरीर त्रिस्तरीय ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है। ये आपको मैंने फीताकृमि में बताया था। फीताकृमि होता है उसका भी शरीर त्रिस्तरीय ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है। एस्केरिस जंतु है, ये त्रिओष्ठीय जंतु है। जो एस्केरिस होता है किस प्रकार का जंतु है? त्रिओष्ठीय। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एस्केरिस जंतु पूछा जाता है। एस्केरिस जंतु तो त्रिओष्ठीय जंतु है। एस्केरिस में अनुपस्थित होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा एस्केरिस में क्या क्या अनुपस्थित होता है? पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है एक तो। नंबर 2 श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। नंबर 3 रक्त परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। अंग तंत्र भी नहीं पाया जाता है। कंकाल तंत्र भी नहीं पाया जाता है। एस्केरिस में पाया जाता है। अब उपस्थित क्या क्या होता है? तो एस्केरिस में क्या क्या उपस्थित होता है? तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, तथा जनन तंत्र उपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, और जनन तंत्र उपस्थित होता है। देखिए, आप लोगों को अगर आवाज़ कम आती है तो आप लोग प्लीज़ ईयरफोन का उपयोग करके क्लास ले सकते हैं, क्योंकि मेरे थोड़े अभी गले में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आवाज़ प्रॉपर ठीक से नहीं आ पाती होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं जल्दी से जल्दी अपनी आवाज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। एस्केरिस में पाया जाता है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्केरिस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड यूपी कैटेट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्केरिस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एस्केरिस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा एस्केरिस में उत्सर्जन होता है। एस्केरिस में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक श्वसन पाया जाता है। एस्केरिस और फीताकृमि में दोनों में अनारोबिक श्वसन पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे जैसे जो एस्केरिस हो गया, फीताकृमि हो गया, दोनों में एनारोबिक श्वसन या अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप मिलाकर पढ़िए ताकि कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, और क्वेश्चन भी आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। अगर आप दोनों में ऐसे मिलाकर पढ़ेंगे कि इसमें भी अनॉक्सी श्वसन होता है और फीताकृमि में भी अनॉक्सी श्वसन होता है, तो
इस तरह से क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होते हैं। जैसे ये पढ़ लेंगे, ये भी ये एक लिंगी होता है, वो दो लिंगी होता है, जो वो बाइसेक्सुअल होता है। पीताकृमि ये एक लिंगी होता है। इस तरह से आप रेफरेंस बनाकर या कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होता है। आप समझ के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, और रटने की कोशिश करेंगे तो शाम को पढ़ेंगे, सुबह भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्केरिस प्रायः किस रंग का होता है? तो हल्का भूरा या क्रीमी कलर का होता है। जब भी यहाँ आप एस्केरिस को देखेंगे तो ये हल्का भूरा कलर का होता है तथा क्रीमी कलर का होता है। एस्केरिस हल्का भूरा या क्रीमी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्केरिस का कितने पोषदों में पूरा होता है? जो एस्केरिस कितने पोषदों में पूरा होता है? ये एक पोषद में पूरा होता है। एस्केरिस कितने पोषदों में, एस्केरिस का जो जीवन चक्र होता है कितने पोषदों में पूरा होता है? तो ये एक पोषदों में पूरा होता है। और फीताकृमि मैंने बताया था आपको, जो फीताकृमि है उसका जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा होता है, लेकिन इसका जीवन चक्र एस्केरिस का एक पोषद में पूरा होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एस्केरिस में जनन। एस्केरिस में जनन पढ़ेंगे अब हम। एस्केरिस में जनन, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो लैंगिक द्विरूपता किस में पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता एस्केरिस में पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता एस्केरिस में पाई जाती है। नोट करके लिखिए आप, एस्केरिस में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है, सॉरी। एस्केरिस में क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एस्केरिस होता है, इसमें नर भाग जो है वो अलग होता है, मादा जो जनन भाग होते हैं वो अलग होते हैं। नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस में पढ़ेंगे हम। नर एस्केरिस में वृषण की संख्या होती है एक वृषण पाया जाता है। नर एस्केरिस में वृषण की संख्या एक होती है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नर एस्केरिस में वृषण की संख्या होती है, एक वृषण पाया जाता है। देखिए, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक में, टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ जूलॉजी में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। सभी आला नहीं पढ़ाना है हमको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो हमको आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ना कि रामायण पढ़ाना है। ठीक है, रामायण पढ़ा कर सिलेक्शन नहीं दिलाना है हमको, आपको सिलेक्शन दिलाना है, तो ज़्यादा आला नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नर एस्केरिस में शुक्र आता खुलता है। तो अवस्कर द्वार जिसे क्लोएका कहते हैं। नर एस्केरिस में शुक्राशय स्पर्मैथिका कहते हैं, जिसे स्पर्मैथिका कहते हैं। शुक्राशय को स्पर्मैथिका कहते हैं। नर एस्केरिस में शुक्राशय खुलता है, तो अवस्कर द्वार जिसे क्लोएका कहते हैं उसमें खुलता है। क्लोएका में नर एस्केरिस में शुक्राशय खुलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नर एस्केरिस का अवस्कर द्वार कितने कोषों में बटा होता है? जो नर एस्केरिस होती है इसका अवस्कर द्वार या क्लोएका अवस्कर द्वार क्लोएका में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अवस्कर द्वार को ही क्लोएका कहते हैं। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज ना होइए। नर एस्केरिस का जो अवस्कर द्वार होता है कितने कोषों में बटा होता है? तो दो कोष्ठों में, 2 कोष्ठों में बटा होता है। नोट करके लिखिए, प्रत्येक कोष्ठ में एक एक पीनियल सूक या सीटी पाई जाती है। जो 2 कोष्ठों में बता होता है अवस्कर द्वार, और प्रत्येक कोष्ठ में एक एक पीनियल सूक या पीनियल सीटी पाया जाता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक एक पीनियल सूक या पीनियल सीटी पाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मादा एस्केरिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे मादा एस्केरिस। मादा एस्केरिस में अंडाशय तथा अंडवाहिनी तथा गर्भाशय की संख्या होती है। तीनों में क्या एक एक जोड़ी होती है। तीनों में एक एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय की संख्या होती है। मादा एस्केरिस में तीनों की अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय की संख्या एक एक जोड़ी होती, एक से दो जोड़ी होती है, सॉरी, एक से दो जोड़ी होती है, एक से दो जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मादा एस्केरिस में निषेचन की क्रिया शुक्रधानी में मनुष्य की छोटी आंत में होती है। जो मादा एस्केरिस होती है में फीमेल एस्केरिस, इसमें निषेचन की क्रिया शुक्रधानी में होती है। शुक्रधानी में मनुष्य की छोटी आंत में होती है, मनुष्य की छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निषेचन के कितने समय बाद अंडे से शिशु निकलते हैं? निषेचन के कितने समय बाद
जो मादा एस्केरिस होती है उसमें निषेचन के कितने समय बाद अंडे से जो है शिशु निकलते हैं? तो 10 से 14 घंटे बाद अंडे से शिशु निकलने लगते हैं। 10 से 14 घंटे बाद अंडे से शिशु निकलने लगते हैं। निषेचन के उपरांत मादा एस्केरिस में एक दिन में कितने अंडे देती है? निषेचन के उपरांत, निषेचन के होने के बाद जो मादा एस्केरिस होती है एक दिन में कितने अंडे देती है? तो एक दिन में 1.5 से 2 लाख तक अंडे देती है। लगभग 1.5 से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख अंडे देती है एक दिन में। अब मादा एस्केरिस अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे देती है? अभी तो आपने पढ़ा था एक दिन में 1.5 से 2 लाख देती है। तो अपने पूरे जीवन काल में यहाँ हो रही है उसके पूरे जीवन काल की बात हो रही है, तो इसमें 2 से 2.5 करोड़ अंडे देती है। अपने पूरे जीवन काल में 2 से 2.5 करोड़ अंडे देती है। 2 से 2.5 करोड़ अंडे देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्केरिस का जीवन काल कितना होता है? 9 से 12 मंथ का इसका जीवन काल होता है। 9 से 12 मंथ का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्केरिस से रोग होता है? तो एस्केरियोसिस रोग होता है। एस्केरिस से एस्केरियोसिस रोग होता है। एस्केरियोसिस रोग किससे होता है? वो एस्केरिस से होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। एक जो नीचे वाला लार्वा वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट और आईसीआर बीएचयू के लिए। रेहिबिटी फार्म लार्वा का संबंध किससे? तो एस्केरिस से। रेहिबिटी फार्म, रेहिबिटी फार्म, रेहिबिटी फार्म, रेहिबिटी फार्म, रेहिबिटी फार्म लार्वा का संबंध किससे? तो एस्केरिस से है। तो दोस्तों आपकी जो दोनों टॉपिक हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं तो जो हमारा संडे टू संडे वीकली टेस्ट होता है तो उसमें हम क्वेश्चन को रख देते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे छूट जाते हैं तो हम उनको टेस्ट में रख देते हैं। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, जितना आएगा हम उतना पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को सलेक्शन दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। तो आपकी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हमारी वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए कि कब कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। अगर आपको वीडियो हमारे चैनल के बारे में जानना तो प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट ऑप्शन होता है उसमें जाइए। उसमें हर सब्जेक्ट की अलग अलग फोल्डर के हिसाब से वीडियो पड़ी हैं और प्रैक्टिस सेट है जो हमारे मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं यूपी कैटेट के, तो वो भी उसमें पड़े हैं। संडे टू संडे वीकली कराए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।